सवाल यह है कि भगत सिंह स्वयं रिहा होना चाहते थे कि नहीं जी। तो भगत सिंह तो अपना वकील तक रखने को तैयार नहीं थे। भगत सिंह के वकील को कांग्रेस पार्टी ने रखा, भगत सिंह के वकील कांग्रेसी थे। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आलोक मल्ल जी। ज़्यादा इनकी भूमिका न बनाते हुए चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं श्री आलोक मल्ल से। जानेंगे कुछ तीखे सवाल जो अक्सर इनके प्रतिद्वंदियों द्वारा इनकी पार्टी पर, इनकी विचारधारा पर किए जाते हैं, उनके प्रति क्या विचार हैं आलोक मल्ल के। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मल्ल जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद द पॉइंट मीडिया को। हम जानना चाहेंगे आपसे एक युवा के तौर पर यूथ कांग्रेस ही क्यों राजनीति के लिए? देखिए, भारत एक समावेशी राष्ट्र है जी। भारत में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप 50 कदम पे कहते हैं, कोस कोस पे भाषा बदले, कोस कोस पे बोली और खाना पीना हमारा हर 10 किलोमीटर में हमारा भोजन बदल जाता है। जी। इतनी विविधताओं भरे देश में जहाँ हज़ारों बोलियाँ हों, हज़ारों संख्या में जातियाँ हों, दुनिया के सारे धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। अगर इस देश को हम एकीकृत करके ले चल सकते हैं तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में सबसे अच्छी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते कि हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है, ईसाइयों की पार्टी है, पारसियों की पार्टी है, या ठाकुरों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। कांग्रेस जब आप नाम लेते हैं तो आपको कोई उसके पीछे कुछ या उसके सामने कुछ ऐसा चिन्ह नहीं मिलता कि फला आदमी की पार्टी है। कांग्रेस मतलब भारत की पार्टी है, कांग्रेस मतलब भारत। कांग्रेस मतलब भारत की पार्टी, इसलिए आप यूथ कांग्रेस में आए। हालांकि मेरे सवाल पूछने का आशय ये था कि इस पार्टी की स्थापना चूंकि ए.ओ. ह्यूम ने की थी, नहीं, और जी किसने की थी आपके हिसाब से? इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी ए.ओ. ह्यूम जी ने किया था। निश्चित रूप से ए.ओ. ह्यूम जी की बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की स्थापना में रही है। ए.ओ. ह्यूम उस ज़माने में क्लास 1 अधिकारी थे। रिटायर होने के बाद वो भारतीय जनता से ए.ओ. ह्यूम जी सहानुभूति रखते थे। वो एक संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के पहले एक संगठन देश के तमाम, जैसे दादा भाई नेहरू जी और मेहता जी, तमाम बहुत बड़े बड़े उस समय सोशलिस्ट या हिंदू महासभा का भी लोगों को कहा सकता है, सोशलिस्ट मूवमेंट के तमाम लोगों ने विचारधाराओं को अलग करके एक संगठन चलाते थे। उस संगठन को ही बाद में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसमें 25 हमारे सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। हमारे पहले अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे, नॉट ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम हमारे सचिव बनाए गए थे। और ए.ओ. ह्यूम ही नहीं, ये कह के कांग्रेस को बदनाम किया जाता है कि तमाम कांग्रेसी जो है अंग्रेज़ों की पार्टी है। ये गलत है। तमाम अंग्रेज़ अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से जो आके भारत में रह के और भारत के स्वतंत्रता मूवमेंट में वो इटली से भी तो स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार हुए। तमाम ऐसे लोग हैं जो गांधी जी के आश्रम में अपना जीवन त्याग दिया। जो यूरोपीय कल्चर पढ़े बड़े थे वो गांधी जी के आश्रम में शाकाहारी हो गए, वो अपने वस्त्रों को त्याग दिए। और आप एनी बेसेंट से बड़ा उदाहरण कौन सा है? श्रीमती एनी बेसेंट को हम बहुत महान कहते हैं, तो ए.ओ. ह्यूम से क्यों चिढ़ते हैं आप? एक संघ द्वारा, भारतीय जो राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं है। एक प्रोपेगेंडा के अलावा अगर कुछ नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं। तो अंग्रेज अधिकारी ने अपने संस्मरण में लिखा था कि हम ये मान कर आए थे कि गांधी और नेहरू भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की रिहाई के लिए अड़ जाएंगे, और हम इस बात के लिए तैयार थे कि हम इसे मान भी लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई मांग ही नहीं रखी, जिससे लगता था कि फांसी की हमसे ज़्यादा जल्दी उन्हें थी। इस आधार पर युवा विरोधी चेहरा गढ़ा जाता है कांग्रेस का। और आज भी आप देख लीजिए, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कमलनाथ को, या फिर कि सचिन पायलट पर अशोक गहलोत को तरजीह दी जाती है। ऐसे में मैंने पूछना चाहा था आपसे कि एक युवा होकर आप कांग्रेस की राजनीति में क्या कर रहे हैं? बहुत ही शानदार आपने प्रश्न किया। इसके लिए द पॉइंट मीडिया को मेरा बहुत 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 साधुवाद जी। ये पहले गलतफहमी निकाल दीजिए कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह की रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एक थे। जवाहरलाल नेहरू अगर कोई जेल के अंदर मिलने गया था तो जवाहरलाल नेहरू गए थे भगत जी से मिलने। भगत सिंह के लेखों को जवाहरलाल नेहरू अपने अखबार के फ्रंट पेज पर जगह देते थे। क्यों देते? अगर गांधी जी उससे सहमत नहीं होते तो भगत सिंह के लेखों को नेहरू जी के आप कल्पना कर सकते कि अपने अखबार में छाप सकते थे। महात्मा गांधी ने उस समय के वायसराय को चिट्ठी लिखा है भगत सिंह की रिहाई के लिए। लेकिन सवाल यह है कि भगत सिंह स्वयं रिहा होना चाहते थे कि नहीं जी। भगत सिंह तो अपना वकील तक रखने को तैयार नहीं थे। भगत सिंह के वकील को कांग्रेस पार्टी ने रखा, भगत सिंह के वकील कांग्रेसी थे। आप
ये भगत सिंह की आइडियोलॉजी, पहले भगत सिंह विचारधारा को पढ़िए, महात्मा गांधी विचारधारा। भगत सिंह को लोग कहते हैं कि क्रांतिकारी थे जी। क्रांतिकारी मतलब हिंसा को सपोर्ट करने वाले, ऐसा युवाओं में एक है। नहीं, भगत सिंह को पढ़िए, भगत सिंह से बड़ा अहिंसावादी कौन था? अगर वो हिंसा करने पे इनको विश्वास रहता तो वो असेंबली में धुएं वाला बम क्यों फेंकते? वो चाहते तो बारूद का फेंक देते, पूरी असेंबली खत्म हो जाती। उस समय भगत सिंह ने क्या बयान दिया था, भगत सिंह ने कोर्ट में क्या बयान दिया था, पढ़ना चाहिए देश के नौजवानों को। पढ़ते नहीं हैं, बस व्हाट्सएप फेसबुक पे आ गया, आप पढ़ लिए उसको, आप हिस्ट्री समझ लेते हैं। ये हिस्ट्री नहीं है भैया, ये प्रोपेगेंडा है। ये सुनियोजित तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बदनाम करने की जो अंग्रेजों के ज़माने से चला रहा है जी। आप सोचिए, आप इमेजिन करिए कि उस समय हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अकाली दल का क्या भूमिका थी, ये बताना चाहिए ना। कांग्रेस से वो प्रश्न कर रहे हैं अगर आप, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि भगत सिंह की रिहाई में अकाली दल, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग की क्या भूमिका थी। सावरकर तो हिंदू महासभा के थे जी। तो क्या भूमिका थी सावरकर जी ने? कहीं अपने किताब, मेरे पास सावरकर की लिखी पुस्तकें हैं, मेरे पास गोलवलकर जी की लिखी पुस्तकें हैं, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। 1857 की क्रांति पे जो सावरकर जी ने जो पुस्तक लिखी, पूरी पुस्तक मेरे पास मौजूद है। बंच ऑफ थॉट्स, गोलवलकर जी की लिखी पूरी पुस्तक मौजूद है। बंच ऑफ थॉट्स में एक उदाहरण दे दूंगा आपको, उसमें उन्होंने भगत सिंह का अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों के बारे में क्या लिखा है, पढ़िएगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्यों नहीं आप दिखाते, क्यों नहीं उसको बताते? उस पर कोई भाजपाई उसको जवाब भी नहीं दे पाएगा। वो पुस्तक मेरे पास है, अब जब चाहिएगा आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, पेज संख्या को व्हाट्सअप कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है मेरे मोबाइल में अभी इंटरव्यू खत्म होगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए, हालांकि मैं किसी दल का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत युवाओं को है, जो कि जिन्हें भी आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अभी सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, सार्जेंट गांधी, आपके पास भी शायद पहुँची हो। इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, और गांधी जी ने उस समय प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को इस बात के लिए तैयार किया था कि आप ब्रिटिश फ़ौजों का सहयोग करें, क्योंकि वहाँ के जो शासक थे उन्होंने कहा था कि सेनाध्यक्ष ने कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट किया था। और भारत की जो ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स थी, ब्रिटिश इंडियन मिलिट्री, वो शामिल भी हुई थी उस युद्ध में। इसका कई लेखकों ने अपनी कहानियों में जिक्र भी किया है। तो ऐसे में सार्जेंट गांधी जो तथ्य चलाया जा रहा है, जो भी फैलाया जा रहा है, इसे आप किस परिदृश्य में देखते हैं? बिल्कुल ये गलत है। देखिए, गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ चले जाएँ तो जापानीज आ जाएँ। जी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ चले जाएँ तो फ्रांसीसी आ जाएँ। जी। अंग्रेज गए, ब्रिटिश की सत्ता चली गई, फ्रांसीसी सत्ता आ गई, ब्रिटिश सत्ता चली गई, जापानियों की सत्ता आ गई, ब्रिटिश सत्ता चल गई, इटालियनों की सत्ता आ गई। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध किन किन देशों से लड़ा जा रहा था, इस पे आप ध्यान दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में हम ब्रिटिश काल के उपनिवेश थे, उपनिवेशिक देश थे, द्वितीय विश्व युद्ध में भी थे। और गांधी जी ने दोनों विश्व युद्धों में कहा था कि हम ब्रिटिश सरकार की सहायता करेंगे। उसके पीछे गांधी जी का कहीं ये उद्देश्य नहीं था कि हम ब्रिटिशर्स के सार्जेंट हैं। उसके पीछे गांधी जी का एकमात्र उद्देश्य था कि अगर ब्रिटिश चले गए तो फ्रांसीसी आ जाएंगे। आप द्वितीय विश्व युद्ध पे आ जाइए, अगर ब्रिटिश चले जाते तो कौन इस देश पे हुकूमत कर? जापानीज करते, फिर हम एक संघर्ष के लिए तैयार होते। गांधी जी उपनिवेशवाद के विरोधी थे। गांधी जी कहीं से भी ब्रिटेन या फ्रांस या जर्मनी भी से, उनका एकमात्र कहना था कि एक देश दूसरे देश के ऊपर, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर हुकूमत ना करे। इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अगर ऐतिहासिक तथ्यों में देखेंगे, गांधी जी ने बहुत स्पष्ट अपने वांग्यांग में लिखा है, अपनी आत्मकथा में लिखा है, उसको पढ़िए। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है कि हम क्यों साथ में रहे, या हमारा राष्ट्रवाद क्या है, भारत आज़ादी क्यों चाहता है। आप बहुत दूर मत जाइए। गांधी जी जब देश में आए थे तो गांधी जी को बहुत लोग नहीं जानते थे जी। जब गांधी जी आए थे। और गांधी जी जब देश में घूमना जब आए तो उन्होंने देखा कि हमारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारा आंदोलन क्यों नहीं सफल हो रहा है। हम तो 1857 तब से हम लड़ाई लड़ रहे थे। 1857 पहला एक क्रांति माना जाएगा, उसमें पूरे देश स्तर पर काफ़ी हम यूनाइट हुए थे। उसके पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ रहे थे। गांधी जी जब आए तो उन्होंने देखा कि भाई क्यों हमारी आज़ादी, फ्रीडम मूवमेंट हमारी कमज़ोर क्यों है। उन्होंने पाया कि हाँ, आम आदमी जो गांव का गरीब तबका है, या छोटी जातियों के लोग हैं, या बड़ी जातियों के वो लोग जो किसान संबंध, वो कोई भी फ्रीडम मूवमेंट में नहीं था। उसका रीज़न था कि गांव का गरीब जो था उसको लगता था देश आज़ाद भी हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा। हम तब भी गुलाम थे, राजा महाराजाओं के गुलाम थे। आज ब्रिटिशर्स के गुलाम है, कल कोई और उसके गुलाम हो जाएंगे। वो वर्ग हमारे साथ, यहाँ देश का किसान,
इस देश का निम्न वर्ग का व्यक्ति, हमारे साथ फ्रीडम मूवमेंट में उतनी जागरूकता नहीं थी। मैं नहीं कह रहा नहीं थे, लेकिन वो जागरूकता नहीं थी। गांधी जब देश में आए तो कई वर्ष तक उन्होंने देश के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, फ्रीडम मूवमेंट में भाग नहीं लिया। जैसे किसान आंदोलन में भाग लिया, दलितों का मंदिरों में प्रवेश में भाग लिया, नमक आंदोलन किया। फिर गांधी जी ने समाज के उच्च वर्ग से लेकर समाज के आखिरी व्यक्ति तक को अपने आप से जोड़ा, स्वयं से, और लोग फिर उनको जोड़ने के बाद फिर उनको कांग्रेस की तरफ जोड़ा। उसके बाद फिर उस वर्ग को उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट्स, फिर उनको आज़ादी की समझ बताई कि देश आज़ाद होगा तो क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि गांधी के आंदोलन में शहीदों, चौरी चौरा कांड हो या सैजनों में, आप देखिए कि शहीदों का नाम देखिएगा तो आश्चर्य होगा कि बिल्कुल झोपड़ी में रहने वाले लोग शहीद हुए जी। तो उसका गांधी जी आए तो कोई अद्भुत चमत्कार नहीं किया। ऐसा नहीं गांधी जी आए तो उसकी वजह से देश आज़ाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी ने समाज के आखिरी पायदान में देश प्रेम की भावनाओं को जगाने का काम किया। उन्होंने स्वतंत्रता का मतलब समझाया और देश का आखिरी, जो सोचिए जहाँ बहुत सारे उपनिवेश ऐसे थे, बहुत सारे देश में ऐसे रियासतें थी जो अंग्रेजों से समझौता करके स्वतंत्र थी, उन रियासतों के भी आम लोगों को उन्होंने जोड़ा अपने स्वयं और फ्रीडम मूवमेंट के साथ। वो भी हाथ में तिरंगा लेके और भारत माता की जय करके और अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन में शरीक हुए। गांधी जी की सबसे बड़ी सफलता यही थी कि भारत के आखिरी जन तक उन्होंने स्वतंत्रता का अलग जगाया। इतनी गांधी जी की इतनी बातें हुई हैं। गांधी जी ने ही कहा था आज़ादी के बाद कि अब देश को आज़ादी मिल चुकी है, कांग्रेस के गठन का जो मोटिव था वो पूरा हो चुका है, अब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व आज भी है और कांग्रेस हमेशा ये कहती रहती है कि हमने आज़ादी दिलाई। किस परिप्रेक्ष्य में आप इसको देखते हैं? पहली बात तो कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ हमने आज़ादी दिलाई जी। कांग्रेस ने कहा हमने आज़ादी दिलाई। सिर्फ हमने और हमने में फ़र्क है। और गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए। गांधी जी ने ये कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम को बदल दिया जाए। और अगर इस पे आपको गांधी जी जिस दिन शहीद हुए थे, जिस दिन इस देश की फासिस्टवादी ताकतों ने उनकी हत्या की थी, व्यक्ति की नहीं एक विचारधारा को मारने की कोशिश किया था, उसके एक दिन पहले उन्होंने काफ़ी स्पष्ट रूप से इस पर बहुत कुछ लिखा है कि कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते थे कि नहीं ख़त्म करना चाहते थे। क्या था, वो कांग्रेस का नाम बदलना चाहते थे और ये चाहते थे कांग्रेस आम जनता की सेवा में रहें। लेकिन अब फ़र्क आ जाता है। आप एक कल्पना करिए कि अगर क्या उस समय भारतीय लोग भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के लिए पहले से तैयार थे? क्या कोई ऐसा राजनीतिक दल इस देश में था जो इस देश को एकीकृत रख पाता? देश जब आज़ाद हुआ था, बहुत दूर मत जाइए, 60 और 70 के दशक में देश में साउथ इंडिया में तमाम अलगाववादी ताकतें थी। दक्षिण भारत के लोग, बहुत सारे लोग अभी देखिए गाय के नाम पे दक्षिण भारत के लोग सदन में पिछले साल बोल दिए कि अगर हमारे ऊपर थोपा गया विचारधाराओं को तो हम देश से अलग होने के लिए बारे में भी सोच सकते हैं। उस परिदृश्य में जब देश के आधे से हिंदी भाषी प्रदेशों को एक तरह से कह लिया जगह छोड़ दिया जाए, हिंदी भाषी प्रदेशों को छोड़ दिया जाए, तो लगभग सारे गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में अलगाववाद था। उस समय कौन सी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी थी जो इसको लेके चल सकती थी? कांग्रेस के अलावा कोई दल था ऐसा जी। तो ये तो देश और कांग्रेस की वजह से आज ये देश का इतना बड़ा आप स्वरूप, इतना बड़ा एकीकृत स्वरूप आप देख रहे हैं। और कांग्रेस उसमें ख़त्म कर दी गई होती, कांग्रेस अगर भंग कर दिया गया होता तो निश्चित रूप से आज देश का स्वरूप आपको देखने को नहीं मिलता। ये जहाँ तक आपने नाम बदलने की बात की है, तो इंदिरा गांधी जी के समय में कांग्रेस का नाम भी बदला था, नहीं कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं कर पाई, ऐसा क्यों? आप गलत सवाल कर रहे हैं। इंदिरा जी के ज़माने में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, कांग्रेस का नाम नहीं बदला था। इंदिरा जी ने अलग एक कांग्रेस से कुछ नीतियों पे उस ज़माने में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, इंदिरा जी से कुछ मतभेद हुआ, जिससे इंदिरा जी ने अलग से कांग्रेस आई, आपको याद होगा सोनिया जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को पहले कांग्रेस आई लिखा जाता था। कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा, ठीक है। बाद में कांग्रेस इंदिरा ख़त्म हो गया, फिर से हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग एक हो गए। और ये बिल्कुल गलत तथ्य है कि कांग्रेस का नाम बदला गया था, कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। चलिए, बंटवारा हुआ था ये आप स्वीकार रहे हैं। अभी अपने पिछले वक्तव्य में आपने जो कहा कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो
भाषाई आधार पर अलगाववाद को सपोर्ट करते हैं, तो क्या आप मान के चले कि उस अलगाववाद को करते नहीं हैं जी। ये नहीं सपोर्ट करते थे। तो क्या ये मान के चला जाए कि उस विचारधारा को मिटाने के लिए राहुल गांधी जी वायनाड चले गए? सिर्फ राहुल गांधी जी जी। नहीं, कांग्रेस का हर जन, जी मैं स्वयं, सुमित भाई हैं, हमारा कोई आम कार्यकर्ता जो हमारा पदाधिकारी नहीं, सिर्फ हमारे 3 रुपये का सदस्य है, जी वो देश की एकता अखंडता को मजबूत रखने के लिए हमको वायनाड नहीं, हमको कन्याकुमारी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, हमको गोवा जाना पड़ेगा, जाएंगे, लेकिन देश को फिर से हम अलग नहीं होने देंगे, देश में अलगाववादी ताकतों को उत्पन्न नहीं होने देंगे। ये अक्सर देखा जाता है कि कांग्रेस में एक ही परिवार की चलती है, ऐसे में बाकी जो युवा होते हैं या बाकी जो आम कार्यकर्ता होते हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं आपको संकट में नहीं लगता? नहीं, कांग्रेस के पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ी बॉडी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार है, वो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। वो देश जब हमारा गुलाम था तब भी और आज भी, वो कल्चर, वो हमारा संविधान आज भी है। हमारे वहाँ कभी भी मनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है, हमारे वहाँ हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्टेड होता है। लेकिन वो इलेक्टेड जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो एक ही परिवार से क्यों होता है? नहीं, एक एक परिवार से नहीं होता जी आप बताइए। एक परिवार, आप देखिए, ये सत्य है कि मोतीलाल नेहरू भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जी जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सोनिया जी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं, जी राहुल गांधी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इंदिरा जी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। जी सही है, बिल्कुल। लेकिन इन लोगों के कार्यकाल में बीच बीच में कितने लोग गैर गांधी परिवार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। कभी सीताराम केसरी जी जल्दी हुए थे, जी ठीक है। देखिए, एक चीज़ और है, वो बहुत ही मैं खुले मन से स्वीकार कर रहा हूँ कि किसी भी परिवार को चलाने के लिए, आप देखते होंगे परिवार में जब एक आदमी के पीछे परिवार लामबंद रहता है तो परिवार विकास करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आम कांग्रेस जनों में गांधी परिवार के पिछले इतिहास और त्याग को लेकर जो भावनाएं, जो सम्मान है, वो आज तक बना हुआ है। और कांग्रेस पार्टी को एकीकृत रहने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि गांधी परिवार हमारी एक ज़रूरत है। या बहुत मैं व्यक्तिगत, मैं राहुल जी के साथ भी काम किया हूँ, मैं बहुत ही ईमानदारी से, सावन का महीना बता दूँ कि इंडियन पॉलिटिक्स में जी उतने ईमानदार पॉलिटिशियन, मैं और कांग्रेसी के नाम नहीं ले रहा, व्यक्तिगत राहुल जी के नाम ले रहा हूँ, व्यक्तिगत सोनिया ही नाम ले रहा हूँ, उतने ईमानदार पॉलिटिशियन कोई नहीं है। चलिए, ये तो आपका विज़न है, आपने राहुल गांधी जी के साथ काम किया है, युवाओं के लिए उनका क्या विज़न है? युवाओं के लिए उनका उच्च शिक्षा, रोजगार। तो उच्च शिक्षा और रोजगार की बात होती है। राजनीतिक तौर पर युवाओं को अगर देखा जाए, दो युवा उनके जो दोस्त भी थे, काफ़ी करीबी हुआ करते थे, कहीं ना कहीं दरकिनार किए गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट। क्या कहना है आपका इस बारे में? कोई न ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हमने दरकिनार किया, नाम सचिन पायलट जी को दरकिनार किए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, 100 विधायक कमलनाथ जी के साथ, 25 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, तो कौन मुख्यमंत्री रहेगा? मीडिया को ये बताना चाहिए ना। मीडिया बस ये दिखा रही थी कि सिंधिया जी के पास 27 विधायक हैं, सिंधिया के 25, ये क्यों नहीं बता रही थी कमलनाथ जी के पास कितने विधायक हैं? जी ये बताना चाहिए था। अगर हम सिंधिया जी को सीएम बना देते उस वक्त, तो क्या सरकार चल जाती? कमलनाथ जी विद्रोह करते थे 100 विधायक के साथ, तो क्या होता? कांग्रेस पार्टी पूरा संगठन खत्म हो जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ जी अपने उम्र के तीसरे चरण में हैं। जी आप सोचिए, मध्य प्रदेश की आदमी, कल कमलनाथ जी जब अवकाश लेंगे तो कांग्रेस में कौन था? ज्योतिरादित्य सिंधिया होते, उनसे बड़ा नाम तो कोई था नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का थोड़ा सा संयम रखते, जिससे सचिन पायलट संयम रखे हुए हैं। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि अगला राजस्थान का भविष्य सचिन पायलट हैं। गहलोत जी बुजुर्ग हो चुके हैं, सिंधिया जी 2-4 साल, 5 साल, 7 साल अगर सब्र रखे होते जी तो कांग्रेस के सूर्य होते मध्य प्रदेश में। यूपी में कांग्रेस का कौन सूर्य होने वाला है? कांग्रेस जन, मतलब चेहरा क्या होगा? पार्टी का चेहरा क्या होगा? अभी यूपी में हमारी पार्टी कोई चेहरा नहीं देने जा रही है। जी अभी हम बस यूपी के आम जनता को, युवाओं को ये चाहते हैं कि वो अपने मूलभूत समस्याओं पे वापस आए। भैया हमको कितना रोजगार दिया? 2014 का लोकसभा इलेक्शन आप देख लीजिए, किस पे लड़े थे ये लोग? रोजगार पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे। आप मीडिया जगत से हैं, आप बताइए थाना तहसील का भ्रष्टाचार कम हुआ कि 100 गुना बढ़ गया है? मैं बहुत खुले मन से मीडिया पे सामने कह रहा हूँ कि जो काम थाने पे जाके आम जनता 500 रुपये में कराती थी, आज वही सिपाही दरोगा 5,000 10,000 मांग रहे हैं। कोई लगाम है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर? लोकतंत्र में जब ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि कम होगा?
डेमोक्रेट्स क्या स्थिति आज उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं किसी दल के हों, मैं भाजपा सपा बसपा कांग्रेस सबकी बात बता रहा हूँ, उनकी क्या हैसियत है। अब आईएएस प्रदेश चलाएगा, पीसीएस प्रदेश चलाएगा, भाई चुनाव खत्म कर दो। नेताओं की क्या हैसियत होनी चाहिए आपके हिसाब से? 89 के पहले 89 के पहले का कोई आपसे सीनियर आदमी मिल जाए, जब कांग्रेस का ज़माना था, डीएम ऑफिस में हमारे तमाम मेरे जानने वाले नेता हैं जो कांग्रेस के विरोध में ही उनका उत्पत्ति हुई थी। आज वो मिलते हैं, बुजुर्ग हो गए, कहते हैं भाई कांग्रेसी बहुत अच्छे थे, हम लोग उस ज़माने में भी डीएम ऑफिस थाने पे चले जाते थे, हिल जाते थे लोग कि नेताजी यार बेटा कुर्ता पजामा पहन ले बेटा, जल्दी भागें यहाँ से। आज क्या है, आज विपक्ष का नेता एक सिपाही से एक छोटा सा काम किसी सिपाही से नहीं कर सकता है। 89 के बाद से इस देश में लोकतंत्र को किस प्रदेश में कहाँ चला गया? नहीं, 89 के पहले की भी अगर बात करें, जयप्रकाश नारायण एक नेता हुआ करते थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, उनके बारे में क्या विचार है आपके? क्योंकि देखिए कांग्रेस की सरकार थी, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही सम्माननीय कांग्रेसी नेता थे, लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। समाजवाद के, नेहरू जी के समाजवाद में उनकी अनन्य आस्था थी जयप्रकाश जी की। कुछ इंदिरा जी इमरजेंसी को लेकर कुछ मतभेद हुए, जेपी आंदोलन चलाया उन्होंने, बिहार में छात्र संघ के आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व किया, धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैला और कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना, और इमरजेंसी, खासकर इमरजेंसी के खिलाफ। और जयप्रकाश नारायण जी हमारे लिए बहुत पूजनीय है, उनकी विचारधारा हमारे लिए बहुत पूजनीय है और हम उनका तहे दिल सम्मान करते हैं। और उसका उदाहरण मैं दे देता हूँ, जिस दिन इंदिरा जी प्रधानमंत्री पद से हटी, उस दिन सबसे पहले इंदिरा जी के पास अगर कोई मिलने गया था, जेपी गए थे, और इंदिरा जी रो रही थी, चाचा। नहीं, जो भी था, इमरजेंसी की भी बात चली है, उस दौर में क्या लोकतंत्र, जैसे अभी आप लोग कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, उस दौर में क्या लोकतंत्र जीवित था? आपातकाल और फिर छात्र आंदोलन के समय बिल्कुल नहीं जीवित था। राहुल गांधी जी हमारे कह चुके हैं कि इमरजेंसी हमारे लिए गलत फैसला था। साहस है इतना नरेंद्र मोदी में स्वीकार कर लें तो हर 2 के दंगों के लोग स्वीकार कर सकते हैं जिम्मेदारी। हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 84 के दंगों के लिए माफ़ी मांगा है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सदन में माफ़ी मांगा है, हमारे जो नेता राहुल गांधी ने इमरजेंसी को गलत कहा है, गलत फैसला था कांग्रेस पार्टी का, हम भी कह रहे हैं गलत फैसला था। नहीं, आपके नेता ने सदन में माफ़ी मांगी थी, लेकिन आप ही के नेता ने बयान भी दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? उन्होंने गलत क्या कहा था? बड़ा पेड़ गिरता है, धरती अगल बगल की जड़ उखड़ जाता है, ज़मीनें उखड़ जाती हैं, होता ही है। 84 सिख दंगों का आप आरोप लगाते हैं। आप ये देखिए कि 84 के पहले सिखों के प्रति आम जनता की क्या भावनाएं थी। सिख टेररिज्म, मतलब ये मीडिया में मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आज चूँकि अब दिल से बात हो रही है हमारी, आपकी मैं बोल दे रहा हूँ, सिख आतंकवाद के खिलाफ, सिखों का आतंकवाद हम नहीं कह सकते हैं, एक चरमपंथियों का जो मूवमेंट था, उसके खिलाफ आम जनता में कितना आक्रोश था, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। उस इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हो जाती है तो आम जनता आक्रोशित होगी। हाँ, सरकार की नाकामी है कुछ हद तक जो उस दंगों को नियंत्रित नहीं कर पाए। तो क्या ऐसी ही नाकामी नहीं मानी जा सकती है कि जब गोधरा में ट्रेन में किसी के परिवार के बच्चे जला दिए जाते हैं बोगी में, तो उस परिवार के लोग भी तो आक्रोशित होकर के रिएक्शन दे सकते हैं? उसे आप मोदी की नाकामी कैसे कह सकते हैं? मोदी की नाकामी इस तरह कह सकते हैं बात। और मोदी मुख्यमंत्री उस समय उन्होंने बहुत लापरवाही की और उस दंगों को होने दिया। उसका रीज़न है कि गोधरा जब स्टेशन पे, गोधरा जो स्टेशन था जहाँ ट्रेन फूकी गई, उसके पहले गोधरा स्टेशन पे भी बवाल हुआ था। वो बवाल लगभग आधे पौन घंटे चली थी। उसके बाद कार सेवक ट्रेन में बैठे, ट्रेन आगे बढ़ गई। जहाँ ट्रेन रुका था वो घनी आबादी में रुका था। मस्जिद में से लोग बताते हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि जुटो, ये करो वो करो। गोधरा स्टेशन से ट्रेन चली, आधे घंटे वहाँ बवाल हुआ, फिर आके गोधरा में ट्रेन रुकी, 15-20 मिनट उसको जलाया गया। ये 1-1.5 घंटे का जो गैप था जी, इस गैप को तो आप रोक सकते थे, वो जलाने वाली घटना रुक सकती थी, आपने नहीं रोका। इसका मतलब 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो आप बहुत नाकाम या नकारा मुख्यमंत्री थे, मैं ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, या तो जानबूझ के दंगा कराना चाहते थे। चलिए, जो 10-15 मिनट का गैप था या 1-1.5 घंटे का गैप था, इस पे एक और गैप की चर्चा होती है अक्सर इतिहास के पन्नों में। अगर देखा जाए तो इंदिरा जी को गोली लगने के बाद पहले उन्हें सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया था, फिर लेकिन वहाँ भी इलाज न कराते हुए उन्हें एम्स लाया गया। दोनों विपरीत दिशा में हैं, एक दूसरे से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसे में वो जो 10-15 मिनट का गैप था, क्या इलाज कराकर रोका जा सकता था और इसके पीछे गलती किसकी है? इंदिरा जी
बतौर प्रधानमंत्री थी जी। और इंदिरा जी की हत्या हुई तत्काल वहाँ वो स्वर्गवासी हो चुकी थी। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि उनकी मौत दिल या दिमाग में गोली लगने की वजह से नहीं, बल्कि शरीर से अत्यधिक रक्त बहने की वजह से हुई थी। अब गोली जब लगेगा जी उनके हार्ट पे तो गोली लगी नहीं थी जी। उनके ब्रेन पे तो गोली लगी नहीं जी। थी। जब गोली आपको लगेगा तो रक्तस्राव से ही आप मरेंगे। जी। तो वो जो 10-15 मिनट का गैप हुआ था उनको लाने ले जाने में, तो वो क्रूशियल मोमेंट होता है, वो बार बार उनको घुमाया क्यों गया? अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए जी तो जितनी गोलियां इंदिरा जी को मारी गई थी, जी क्या उतनी गोलियां मारने के बाद कोई इंसान जीवित रह सकता है? वो बतौर प्रधानमंत्री थी, वो एक प्रोटोकॉल था उनका कि उनको सफदरगंज भी ले जाया गया, एम्स भी ले जाया गया। नहीं तो मेरे हिसाब से कोई ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री थी, देश की राष्ट्रीय नेतृत्व थी, जनता में तत्काल कोई आक्रोश न उभरे इसके लिए, तो वो एक सरकार की पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने काम करने की कोशिश किया। चलिए, अभी ये बातें चूँकि ज़्यादा लंबी होंगी, वैसे थोड़ा सा संक्षिप्त में रखते हैं। यूपी में आप भूमिका क्या रहने वाली है यूथ कांग्रेस की, आपकी और आपकी पार्टी की? सबसे ज़्यादा टिकट युवाओं को दिया जाएगा, जी। ऐसा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कह रही हैं। और अगला चुनाव जो विधानसभा चुनाव के बाद अगर गैर भाजपाई सरकार बनती है तो उसमें कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। स्वतंत्र कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है? अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती दिख रही है। क्यों नहीं बन रही है? ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश धर्म और जात में बहुत बुरी तरह से विखंडित हो गया है। जी। उस विखंडन में कांग्रेस कहीं अभी अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रदेश की आवाम 22 करोड़ की जो जनता है, इनका ध्यान धर्म और जात से हट के अपने मूल मुद्दों पे आ जाए। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी गैर भाजपाई सरकार में, तो चुनाव से पहले किसी दल से गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? देखिए, कांग्रेस स्वयं किसी गठबंधन नहीं करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है हम 403 पर लड़ें, तो गठबंधन होने पर हमारा संगठन जी कमज़ोर होता है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और कांग्रेस जब भी 403 पे लड़ी है, 400 सीटों पर लड़ी है, तो कांग्रेस कभी भी 28 सीट से नीचे नहीं रही है। पिछली बार हमने सपा से गठबंधन किया, हम 7 सीट पे आ गए। सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस हमने उत्तर प्रदेश में दिया। अगर हम 403 पे लड़े होते तो कम से कम 30-35 सीट हम पिछले विधानसभा चुनाव में भी रहते। नहीं, पिछली बार अभी कुछ दिनों पहले हाल फिलहाल में प्रियंका जी ने स्टेटमेंट दिया है कि भाजपा को रोकने के लिए सभी को साथ आना चाहिए। इसे किस ये गठबंधन से जोड़ करके देखा जा रहा था, इस पर आपके क्या विचार? नहीं, प्रियंका जी हमारी नेता हैं, उन्होंने गठबंधन को लेकर मीडिया ने उस बात को तोड़ मोड़ के पेश किया। अगर हम गठबंधन करना भी चाहते तो बहुत उत्तर प्रदेश में सैकड़ों संख्या में छोटे दल हैं जिनके साथ हम गठबंधन कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। और प्रियंका जी का सीधा मतलब ये था कि आइडियोलॉजिकल रूप से, वैचारिक रूप से जो लोग भी गैर भाजपाई हैं उनको एकीकृत होना चाहिए और कांग्रेस के लिए एकीकृत होना चाहिए। उसको मीडिया ने तोड़ मोड़ करके दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर दिया। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी जी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी खाद्यान्न निर्यात की सूची में भी भारत को रैंक मिला है। अब हमें ये जानना है कि मान लीजिए जब किसान बॉर्डर पर बैठे हैं तो ये कौन से किसान हैं जो अनाज उगा करके भेज रहे हैं, और राहुल गांधी जी कौन से किसानों के साथ हैं? राहुल जी देश के आम जनता के किसानों के साथ, जो आम किसान है हमारा। पहले तो ये जान लीजिए कि आज भी देश के 86% हमारी कृषक आबादी छोटे किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेती है। ठीक है। और आप आज भी 2% से ज़्यादा किसान, 6% से ज़्यादा किसान MSP पर अपना समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने अनाज को बेच नहीं पाते हैं, कहीं कहीं किसी बिचौलियों के शिकार हो जाते हैं। उसका रीज़न है कि 86% छोटे किसान हैं, वो खेत में ही, उनका इतना पैसा नहीं होता कि खेत में हमारा गेहूँ तैयार हो गया तो गया कि घर 6 महीना में इंतजार कर सकें, वो तत्काल बेच के अगले फसल की तैयारी करते हैं। जी। ठीक है। और रही बात किसान आंदोलन के, लोग कहते हैं कि हरियाणा और ये वो पंजाब से किसान हैं, तो आप लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए, जब इतनी जानकारी है, कि सबसे ज़्यादा अगर MSP पर कहीं फसल अगर बेचा जाता है किसी प्रदेश में तो हरियाणा और पंजाब में। अगर भारत सरकार 100 रुपये की खरीदारी अगर किसानों से गेहूं और धान की खरीदती है तो उसमें 80 रुपये की खरीदारी हरियाणा और पंजाब से होती है। यानी हरियाणा और पंजाब का किसान खेती किसानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है अपेक्षाकृत यूपी बिहार में छोटे छोटे काश्तकार हैं। हमारे वहाँ हर किसान परिवार का एक बच्चा बम्बई में मजदूरी करता है जी, तब उसके घर का खर्चा चलता है।
ये कह रहे हैं कि यूपी बिहार के किसान इसमें शामिल नहीं हैं, बिल्कुल शामिल हैं, उनकी सहानुभूति कांग्रेस साथ है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थितियाँ ऐसी नहीं, 2 बीघे का जो तहार जो होगा वो कैसे जाके किसान दोनों 6 महीना शामिल हो सकता है। हरियाणा और पंजाब के किसानों का इंटरव्यू देखिए, परसों नरसों में एक इंटरव्यू आप ही की मीडिया में देख रहा था, महिला किसानों ने सदन वहाँ चलाया राजपथ पे, वहाँ जो किसान पथ पे, उसमें एक महिला थी सफ़ेद पगड़ी वगैरह बांधे हुए, उनसे मीडिया ने क्वेश्चन किया, उनके पति इस किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे खेती कर रहे हैं, मैं अपनी पति की जगह यहाँ किसान आंदोलन में हूँ, और अगर भारत सरकार ने कृषि बिल को वापस नहीं लिया तो अभी मेरा पति शहीद हुआ है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने दोनों बेटों को भी शहीद कर दूँगी। तो लक्ष्मीबाई अहिल्याबाई का ये देश है। अगर मोदी गलतफहमी में है तो महिला किसान इनके बिल को वापस लाने के लिए मजबूर, जो महिला अपने पुत्रों का, अपने पति को बलिदान देने के बाद अपने पुत्रों को बलिदान देने के लिए तैयार है, तो मोदी की क्या हैसियत, उनको समर्थन बिल वापस लेना पड़ेगा। सर, कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो यूपी में आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, सहयोग कर रही है, क्योंकि आप सपा के वोट बैंक को डैमेज कर सकें। प्रियंका जी को इतनी छूट देना, कार्यकर्ताओं को भी, जैसे आमतौर पर देखने में ये आ रहा है, आप लोग कहीं पर भी ज्ञापन देने जा रहे हैं तो आपका ज्ञापन स्वीकार कर लिया जा रहा है, लेकिन सपाइयों के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। या तो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, बदले की राजनीति हो रही हो, या फिर कि कांग्रेस को केवल इसलिए पढ़ाया जा रहा हो कि ये तो जीत नहीं सकते, 32 सालों से बाहर है और सपा का ये समीकरण बिगाड़ देंगे। ऐसे में आप किस परिदृश्य में देखते हैं, इस बात को आप किस परिदृश्य में लेंगे? परिदृश्य को जानता हूँ। आप देखिए, भाजपाई लोग कहते हैं कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वही भाजपाई सबसे अधिक काउंटर कांग्रेस पर ही हमला करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो कांग्रेस राष्ट्रीय फलक पर मजबूत होगी, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं मजबूत होगी जी, वो राजस्थान मजबूत होगी, केरल मजबूत होगी, आंध्र प्रदेश मजबूत होगी, बिहार में मजबूत होगी, गोवा में मजबूत होगी, अरुणाचल में मजबूत होगी। उस परिदृश्य में भाजपा को एक खतरा उत्पन्न होगा। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगर हमारी नेता प्रियंका जी को या हमारे राहुल जी के साथ अगर कांग्रेस ने कोई, भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई अभद्रता करती है या किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न करती है तो उसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, और भाजपा इस चीज़ से बचना चाहती है, वो कहीं से नहीं चाहती है। राहुल जी तो कहते हैं हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, और कांग्रेस राहुल जी राष्ट्रीय अधिवेशन में खुल के चैलेंज करके कहा था अगर मेरे बहनोई भ्रष्ट हैं, मेरी बहन भ्रष्ट है, मेरी माँ भ्रष्ट है, मैं भ्रष्ट हूँ, तो मुझे जेल में क्यों नहीं भेजते? या तो सरकार कमज़ोर है या तो मैं सरकार ज़्यादा मजबूत हूँ। इतना स्पष्ट कौन बोल सकता है? तो आप क्या मानते हैं, सरकार कमज़ोर है या राहुल जी सरकार से ज़्यादा मजबूत हैं? सरकार झूठी है, सरकार बहुत मजबूत है। भारत सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, सरकार हमारी बहुत मजबूत रहती है, हमारी लोकतांत्रिक ढांचा बहुत मजबूत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी है, वो झूठे आरोप लगाती है। जब भी चुनाव आता है तो रावण बाटा के ऊपर केस खुलने लगते हैं, चुनाव खत्म, रावण बाटा का केस खत्म हो जाता है। राहुल जी के ऊपर तमाम मनगढ़ंत आरोप फेसबुक पे लगाए जाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाए जाते हैं। क्या जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में जो आरोप लगाते हैं सोनिया जी के पास ये संपत्ति, राहुल जी के पास ये संपत्ति, क्या वो भारत सरकार को किसी ऑथेंटिक संवैधानिक एजेंसी को देकर उस पर जाँच करा सकते हैं? मतलब आपके जो पार्टी के रिश्तेदार हैं उनका लाभ भाजपा अपने चुनाव में उठा ले रही है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? भाजपा उठाने की कोशिश करती है, और वो पार्टी के रिश्तेदार नहीं है, वो गांधी परिवार रिश्तेदार हैं। वो पार्टी के रिश्तेदार नहीं है, रावत बाटा पार्टी रिश्तेदार नहीं है, वो प्रियंका जी के हस्बैंड हैं, बस इतना ही तक उनकी भूमिका है। और एक स्त्री हैं तो स्त्री की शादी तो होनी ही है। इस संसार को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो स्त्री के पास है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता आया है कि गांधी परिवार से जो कांग्रेस का लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, आने वाली पीढ़ी में उसके लिए कोई नाम कौन हो सकता है? देखिए, राजनीतिक परिदृश्य है, जब समय आएगा तो कोई लीडरशिप आ जाएगा। 2012 के पहले, अन्ना हजारों या निर्भया कांड के पहले कोई नहीं कहता था नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक पर इस तरह से आ जाएंगे, कोई नहीं कहता था भाजपा की सरकार बनेगी। राजनीतिक परिदृश्य तो मिनट मिनट बदलते रहते हैं, तो भविष्य को लेकर अभी से क्या कल्पना करना। अभी तो वर्तमान में मोदी शाह की तिकड़ी और भाजपा की जो देश के सारे संसाधनों को बेचा जा रहा है, पहली बार मतलब आपको आश्चर्य होगा कि पूरे दुनिया, भारत पहला ऐसा देश है जहां पहली बार अप्रत्यक्ष कर से ज़्यादा प्रत्यक्ष कर हो गया, जो देश की, दुनिया की किसी इकोनॉमी के लिए एक खतरनाक संदेश है। अगर प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर से ज़्यादा हो जाता है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा संदेश नहीं माना जाता है। दुनिया में भारत ऐसा देश है जहाँ टैक्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
चक्कर में इतना बड़ा अंतर पैदा हो गया और पिछले 7 सालों में पैदा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। नहीं, ये जो भी था इस पर एक विस्तृत चर्चा कभी फिर रखी जाएगी। एक आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि प्रियंका गांधी जी नेतृत्व कर रही हैं आप लोगों का उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये कहा जाता है कि वो केवल कार्यकर्ताओं के साथ फ़ोटो खिंचवा कर चली जा रही हैं। उनके आने से कांग्रेस को ज़मीनी लेवल पर कोई मजबूती नहीं मिल पा रही है और उन तक भी केवल बड़ी पहुंच वाले नेता ही पहुंच पा रहे हैं, उनकी ही बात पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस में बदलाव आ पाना भी मुश्किल है। देखिए, प्रियंका जी बहुत मेहनती हैं जी अगर कोरोना नहीं आया होता जी तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर कोरोना का कार्यकाल, ये 2 कोरोना की लहरें नहीं आई होती तो प्रियंका जी पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक को व्यक्तिगत रूप से छू लिया होता, जितना उनका बृहद कार्यक्रम था जी और जितना बृहद स्तर पर उन्होंने तैयारी किया था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दुर्भाग्य कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी का कह लीजिए कि हम उस निचले स्तर तक प्रियंका जी जहाँ तक जाना चाहती थी, कोरोना प्रोटोकॉल ने उनको जाने से रोका। जी लेकिन अगर कोविड का तीसरा लहर नहीं आता है तो अगले 6 महीने में आप देखिएगा प्रियंका जी हर तहसील स्तर पे तो कम से कम चली ही जाएंगी। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा छोड़ दीजिए। मैं एक आम आदमी की हैसियत से प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूँ कि मतदान धर्म और जाति से ऊपर उठकर अपने रोजगार पर करें, शिक्षा पर करें, स्वास्थ्य पर करें। जो कोविड कार्यकाल में जो सरकार ने जो लापरवाहियाँ की, मैं पहले कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता चलिए अचानक आ गया, सरकार प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन दूसरे कोरोना काल में और पहले कोरोना काल में बीच में एक डिफरेंस था। उस डिफरेंस में सरकार ने क्या तैयारी की, कितने हॉस्पिटल में बेड बढ़ाए, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाए, कितने आईसीयू बढ़ाए, कितने वेंटिलेटर बढ़ाए, ये तो जवाबदेह सरकार की बनती है। हुआ क्या कि कम कर दिया, बढ़ाया नहीं, कम कर दिया। तो जनता मुद्दों पे सरकार से प्रश्न करे और मुद्दों पे मतदान करे, फिर वो लोकतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है। भाई हो सकता है कोई भाजपा को पसंद करता हो, कोई कांग्रेस पसंद करता हो, कोई सपा को, लेकिन मेरा यह है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन सब मुद्दों पे आप मतदान करिए ताकि हर राजनीतिक दल इस दबाव में रहे। वो इवन मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस भी दबाव में रहे कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो इन मुद्दों पे कांग्रेस का विशेष ध्यान रहे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आलोक मल जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।